अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। नया दिन है और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार भी रहे होंगे। जनाब, खूबसूरत सी बात के साथ मैं अपने दिन का आगाज़ भी करूँगी और प्रोग्राम का भी आगाज़ करूँगी। वो इंसान कभी बड़ा नहीं हो सकता जो ज़माने के पैदा करदा हालात से डर जाए। और डराने वाले लोग वो होते हैं जो अपनी महरूमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं सारी ज़िंदगी, और किसी ना किसी को भी वो काम नहीं करने देते हैं जो वो हमेशा से कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते। इसीलिए वो आपको हमेशा से डराते रहते हैं कि अगर ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये नहीं करोगे तो तेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। असल में वो लोग चाहते ही नहीं है कि उन्हीं में से कोई ऐसा लीडर पैदा हो जाए और फिर उसी के पीछे उन्हें चलना पड़े और उसी की बात मुआशरा भी सुनने लगता है और उसी की बात मोतबर भी लगती है, और उन्हें अपने आप से ये ना कहना पड़े कि ये कैसे कर गया, तुझसे नहीं हो सकता। और इसीलिए लोग ना आपको ज़ेर करने में इतना डरा देते हैं कि आप अपनी मंजिल और अपने मकसद को भूल बैठते हैं और सिर्फ डर बचता है आपके अंदर। आपने खामोशी से अपनी जद्दोजहद जारी रखनी होती है, क्योंकि इंसान खामोशियों से सल्तनतों को राम कर सकता है और लोगों को मुख्तलिफ मिजाज देता है। एक बड़ा इंसान वो होता है जो मुआशरों में एक नया मुआशरा देकर जाता है, जो कायनात को अपनी एक पूरी कायनात देकर चला जाता है और फ़लसफ़ियों को तहरीर देता है। और उस शख्स की सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी मैं। और मैं में तकब्बुर नहीं होता, वो मैं तकब्बुर वाली नहीं होती बल्कि एतमाद वाली होती, कॉन्फिडेंस वाली होती। यानी मैं जो भी हूँ वो मैं खुद बना हूँ। तुम्हारे हाथ का कोई खिलौना नहीं हूँ कि जैसा तुम्हें चाहिए वैसे मैं खेलता ही चला जाऊँ और तुम्हारी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। तुम मेरी उड़ान को रोक नहीं सकते। इसलिए अपनी दुनिया खुद पैदा करें और जुस्तुजू से अपनी दुनिया में आगे बढ़ते जाइए, कामयाब होते ही जाइए। इसलिए जनाब, अपनी ज़िंदगी पे हमें ख़ुद फोकस करना होता है। जो बाकी लोग होते हैं ना, वो आपको ढगमगाते ज़रूर हैं, आप अपने ट्रैक से, अपने मकसद से इधर उधर करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, वरगलाने की भी कोशिश करते हैं कि तुम नहीं कर सकते या तुमसे नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ पर नहीं तवज्जो देनी है। आपने अपने मकसद के ऊपर, वो जो सीधी लाइन होती है ना जो हमने अपने मकसद के ऊपर खींची हुई होती है कि नहीं जनाब हमने वहाँ तक पहुँचना है, अपनी मंजिल को ज़रूर लेना है, हासिल करना है, तो आपने वहाँ तक पहुँचना है। बहुत सारी चीज़ें, रुकावटें आपकी सफ़र में आएंगी, लेकिन उनका भी एक जो तजुर्बा होता है, उनका भी मज़ा अपना ही होता है। तो उसको भी एक्सपीरियंस करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। तो हम भी आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में, और सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस के हवाले से, जिसमें लोगों की सेहत के हवाले से दरपेश मसाइल पर हम लोग गुफ्तगू करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनके ज़रिए उनका मुमकिना इलाज और तजावीज़ भी सामने रखने की कोशिश करते हैं। जनाब, शहर में सर्दी की फुल एंट्री हो चुकी है और ये तो हम सभी जानते हैं कि मौसम सरमा में ज़रा ख्वाबों के शौकीन अफराद जो है बग़ैर किसी परहेज़ और कमी बेशी के मुख्तलिफ़ किस्म के खानों पर खूब अपना हाथ साफ़ करते हुए दिखाई देते हैं, और अक्सर तो ये भी भूल जाते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए हमें या खाने के लिए हमें ज़िंदा रहना चाहिए। और जब हम खाने पीने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं तो तब हमारा जो मैदा होता है, हमारा स्टमक, हमें बताता है कि भाई तूने मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर दी है, और जिसका खुमियाजा अब इलाज, दवाइयों या फिर परहेज़ी खाना खाने की सूरत में भुगतना हमें पड़ता है। असल में जो हमारा मैदा है ना, वो गाड़ी के इंजन की तरह काम करता है। मैदे में मसला मतलब हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। कुदरत ने हमें मैदा एक मकसद के लिए दिया है, जिसका मकसद ये है कि जब हम खाना खाएं तो उसके ज़रिए हमारे जिस्म की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी हो, और जब हम खाने पीने में ज़्यादती करते हैं या कमी करते हैं तो हमारे जिस्म को उसका नुकसान पहुंचता है। मसालेदार खाने तो मसाइल पैदा करते ही हैं, बल्कि खाने के औकात कार भी बहुत ज़्यादा अहम होते हैं कि हमने कितने वक्फे से खाना खाना है। बेवक्त और ज़्यादा खाना मैदे के किन किन मसाइल को जन्म दे सकता है, और मौसम सरमा में मैदे के मसाइल से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आसिफ जैदी शाह है, माहिर अमराज़ मैदा है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बस थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सर्दियाँ आ चुकी हैं और फुल एंट्री हो चुकी है सर्दियों में, और आपको पता है कि लाहौरी वैसे खाबों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, और सर्दियों में बिस्तर से निकलने का वैसे ही नहीं दिल करता, और फिर
खाबे भी खाए जा रहे हैं, निहारियाँ, पाए, सुबह नाश्ते हो रहे हैं उसके, देन फिर हलवा जात का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये जो हम लोग चीज़ें खा रहे होते हैं सर्दियों में, इनसे क्या क्या हमारे मैदे को मसाइल हो सकते हैं? मेन प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली देखे जाएं, वो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो तेज़ाबियत है मैदे की। ठीक है। हमारा एक्चुअल जो प्रॉब्लम है 90% लोगों का वो ये है कि हम ज़्यादा कैलोरिक इंटेक कर रहे होते हैं और कैलोरिक बर्निंग हमारी बिल्कुल नहीं है। और फिर हमारे जो खाने हैं वो डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी बिल्कुल 180 डिग्री अराउंड हैं। लाइक हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा जिसमें कैलोरीज होती हैं, जिसमें नान के अंदर मुर्गी भी डली हुई है, कीमा भी डला हुआ है, आपके चनों के अंदर कई किस्म के क्रीम्स डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखें ना कि एक अगर बॉडी का 2500 किलो कैलोरीज दिन का रिक्वायरमेंट है और आप 5000 कैलोरीज ले रहे हैं, और इन द मॉर्निंग अगर आप ले लेते हैं, या अक्सर लोग फिर 11 बजे खाते हैं, फिर 2 समोसे खा रहे हैं, फिर दोपहर का खाना खा रहे हैं, फिर शाम की टी ले रहे हैं, अच्छा, और फिर रात को खाना खा के फिर लेट नाइट भी कुछ खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें एक स्टमक इस अ बैग है खाने का, जो हमें चीज़ें हजम करके दे रहे हैं, उसके अंदर आप हर चीज़ थ्रो कर ही जा रहे हैं। और एट द एंड जब वो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैदे के हवाले से है वो एक तो ओबेसिटी है। ठीक है। हैरत अंगेज बात है कि दुनिया में इस वक्त ओबेसिटी जो है वो एक मार्केटली बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। लोग उस तरीके से एक्सरसाइज और उस तरीके से वज़न की कमी का शिकार, वो अपने आप को जो है ना रेडी नहीं करते, वज़न कम करने के लिए आमादा नहीं करते, और इन रिटर्न आखिर में जाके शुगर का, जिगर की चर्बी और इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो एसिडिटी का फिर जो प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है लोगों में, इस तरह के खाबे जो हम लोग खाते हैं, उसका क्या हल है? फिर किस तरह इसको कम किया जा सकता है? देखें मुनीबा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अच्छा खाना है, ठीक है, थोड़ा खाना है, ओके, बुरा ज़्यादा नहीं खाना। बुरा खाना तो खाना ही नहीं है, और अच्छा खाना भी ज़्यादा नहीं खाना। ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को अगर हम देखें, और हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने ये देखना है, हम देखें हमारे ग़िज़ा के 3 पोर्शंस हैं, मेन 3 पोर्शंस हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारी प्रोटीन्स हैं, और हमारी चिकनाइयाँ हैं। तो और फिर विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स तो अलग हैं, लेकिन हम पोर्शन जो ले रहे होते हैं, ग़िज़ा का पोर्शन ले रहे होते हैं, वो मेनली हम कार्बोहाइड्रेट्स ही खाई जा रहे हैं मुसलसल। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं तो मैदा फूल जाता है, ठीक है, उसके ऊपर हम पानी पी लेते हैं 2 गिलास, 1 गिलास पेप्सी का पी लेते हैं, तो वो फिर आपको जब ऊपर तक मैदा भर जाएगा तो डेफिनेटली, और यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, एक्टिविटी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वो आपको खट्टे डकार आएंगे, मैदा फूल जाएगा, गैस बनेगी, एसिडिटी हो जाती है। हाँ, तो उस और फिर मोटापे से रिलेटेड तब्दीलियां हैं जो आपके अंदर आ रही हैं। लाइक हर चौथे शख्स को आजकल ज़ियाबतीज़ है, शुगर का है प्रॉब्लम है। तो ये सारी मसाइल जो हैं, सिर्फ हम ओवर ईटिंग को, अगर हम खाने को थोड़ा सा कम कर लें और उसको गौर से देख लें कि हम क्या खा रहे हैं, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, इस पे अमल करें, तो बहुत सारे मसाइल हल। पोर्शन कंट्रोल करके जो है वो खाना चाहिए, और देखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं। अच्छा, दूसरा कॉन्स्टिपेशन के मसले भी बहुत ज़्यादा लोगों में आ रहे हैं, उस हवाले से बताइएगा ये क्यों होती है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्स्टिपेशन डायरेक्टली लिंक्ड है विद द इनटेक ऑफ योर फ्लूइड। अगर आप पानी नहीं पी रहे या 2.5 से 3 लीटर पानी नहीं पी रहे, तो इवेंचुअली आपकी जो गट है उसको पानी, वो बॉडी को पानी चाहिए, और वो बॉडी जो पानी है वो इवेंचुअली कहीं से भी ले लेगी। अच्छा। तो आपकी गट में जो स्टूल्स हैं, बॉडी वहाँ से भी पानी ले लेगी, और वो जो फीकल मैटर है या स्टूल्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे, फिर वो पेट के अंदर प्रॉब्लम करेंगे। तो आपने ये तो मेक श्योर करना है कि सारे दिन में आपने किसी भी तरह का पानी 2.5 से 3 लीटर पानी, इससे कम नहीं पीना। सर्दियों में सबसे ज़्यादा मसाइल ये होते हैं कि, और एक तहकीक भी आई है कि 50 ईयर्स 60 ईयर्स के बाद बुढ़ापे में लोग पानी पीना भूल जाते हैं, और उनको अक्सर सर्दियों में हम लोग भी भूल जाते हैं, एडल्ट्स भी है, बच्चे भी हैं, वो कॉमन है, हमारी प्रैक्टिस है कि हम सर्दियों में इतना ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमें कॉन्स्टिपेशन होती है। फिर कॉन्स्टिपेशन से दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइबर
फाइबर का इंटेक कितना है? अच्छा। हम में से कितने लोग हैं जो रेगुलरली फ्रूट्स ले रहे होते हैं? नो वन। और या सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ। और ऐसी सब्जियां जो फाइबर वाली सब्जियां ज्यादा हों वो कम कर रहे होते हैं। और बहुत से लोग जो है इसबगोल का छिलका या डाइटरी फाइबर्स वो रेगुलरली लेते ही नहीं हैं। अच्छा। हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ चिकनाई और गोश्त पे हाथ साफ कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से जब आप ज़्यादा चिकनाई और जब आप ज़्यादा गोश्त लेंगे तो उसके साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन होना है। अच्छा, और अगर आप साथ भी कॉन्स्टिपेशन होती है। Exactly. अच्छा, बहुत से लोग कॉन्स्टिपेशन में दही और इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करना चाहिए? इट्स हेल्दी। जी, इट्स अ वेरी गुड डाइट। अगर आप ये रात को दही के साथ छिलका ले लें तो आपका स्टूल का जो बल्क है वो बेहतर होगा। आपकी आंतों को उस तरह उसको पैसेज गुजारने में आसानी होगी। और फाइबर आपको और बहुत से काम देता है, लाइक कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम कर देता है, आपकी जो ज़्यादा चिकनाई ली हुई होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता और बॉडी से निकाल देता है। और आपके पेट के अंदर जितनी भी फर्मेंटेशन गैसेस बन रही होती हैं उनको भी कम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने खाना खा के फ़ौरन लेटना नहीं है। ओके। हमारी क्लिनिक्स में जितने भी लोग आते हैं हम उनको कहते हैं कि भाई आपने रात के खाने में और सोने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का फर्क होना चाहिए। देयर मस्ट बी 2-3 आवर डिफरेंस। एंड देन जब अक्सर लोग आते हैं कहते हैं कि खट्टे डकार बहुत आ रहे हैं, जलन हो रही है, हम कहते हैं कि आपने थोड़ा सा एलिवेट करना है, सरहाने को एलिवेट करें, तेजाबियत ऊपर ना आए। अच्छा। यू नीड टू वॉक, आपने थोड़ा सा पैदल चलना है। ठीक है। ये ना हो कि आप खाना खाया और फौरन लेट गए। तो और फिर ये जो लीमू, किन्नू, माल्टा, तली हुई चीजें हैं ये, और खसूसी तौर पे जो मछली है उसको हम तल के और फ्राइड जो फिश का इस्तेमाल करते हैं, बेसन वाली फिश का इस्तेमाल करते हैं खास तौर पर। प्रोटीन है, मछली प्रोटीन है, लेकिन उसके ऊपर जो मसाले लगे हुए हैं उसकी वजह से फिर मैदा खराब हो जाता है। तो आपको पता है ना। और प्रॉब्लम पाकिस्तान में हमारे यहाँ पास क्या है कि एक जो ऑयल है जिसमें मछली तली जा रही है उसी में वो रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, फिर दोबारा उसमें ही तला जाता है अगले दिन। कॉर्नफ्लोर डाल के उसमें से वो चीजें निकाली जाती हैं, फिर उसको अलग यूज किया जाता है। तो ये हैबिट्स गलत हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा स्मोकिंग का और कॉन्स्टिपेशन का ताल्लुक कितना ज़्यादा है? मतलब बहुत से लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। देखें, स्मोकिंग के साथ में आपके निकोटीन लेवल्स बढ़ते हैं। अच्छा। और निकोटीन लेवल्स के साथ में आपकी गट की मोटिलिटी बढ़ती है, ये तो क्लियर है। ठीक है। जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं तो वो इंटर्न्स उनकी गैस की एक्सपल्जन वगैरह जो होती है वो रेगुलरली होती रहती है। अच्छा। और वो अक्सर देखा होगा आपने कि लोग इतने इससे हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो बैठे हुए वॉशरूम के अंदर भी सिगरेट पी रहे होते हैं। और जब तक ना पिए तो वो उनकी इवैक्यूएशन प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो सिगरेट भी इन टर्म्स आपकी जिस तरह आप सांस के अंदर ले जा रहे होते हैं सिगरेट को, इसी तरीके से सिगरेट का धुआं मैदे में भी जा रहा होता है। आप सॉलो भी कर रहे होते हैं उसको, ये सिर्फ सांस में ही नहीं लेके जा रहे, आप उसको सॉलो भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए सिगरेट बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन की चीज़ों वो करना चाहते हैं, अगर आप सिगरेट छोड़ रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि आप फाइबर का इंटेक अच्छा करें, पानी का इंटेक अच्छा करें और आप वॉक करें। आप ये सोचें ना कि अक्सर ये ऑपरेशन थिएटर्स में और उसके बाद में जब ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन ही सर्जन आपको सुबह कहता है कि आपने उठ के खड़ा होना है और चलना है। हाँ। तो आपकी जो वॉक करने की आदत है, चलने की आदत है, उसको नहीं कम करना ये इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप अपने वॉकिंग हैबिट्स को अच्छा करोगे उतनी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। आपको पानी का इंटेक अच्छा करना है, आपने पैदल चलने के इंटेक को अच्छा करना है, आपने डेली एक्सरसाइज करनी। हम लोग सब भूल जाते हैं कि हमने एक्सरसाइज करनी। ठीक है। मुझे बताएं हम में से कितने लोग एक्सरसाइज नो वन, कोई भी नहीं करता। मतलब खुद तो जाके बिल्कुल भी नहीं करते हैं जब तक डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब न करे कि अब आपने इस नहज पे पहुंच गए हैं कि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। तो तब हमें होश आता है। अच्छा, दूसरा कॉन्स्टिपेशन के बाद बहुत से लोग जब इसको इनिशियल स्टेजेस पे नहीं पकड़ते हैं और उसको ऐसे ही जाने देते हैं तो पाइल्स का भी होने का खदशा बढ़ जाता है, जिसको बवासीर कहते हैं। तो फिर ये कहाँ तक आगे जा सकती है? मतलब कॉन्स्टिपेशन के वजह से और भी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? कॉन्स्टिपेशन के साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50 साल के आप हो, 50 ईयर्स में, और आपको अल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं, कब्ज रहती है आपको ज़्यादा, या आपको पखाने में खून आता है। पाकिस्तान में क्या होता है कि सबसे पहले जिसको ब्लीडिंग पर रेक्टम हम कह रहे होते हैं, अगर पॉटी के साथ ब्लड आ रहा है तो पाकिस्तान में क्या होता है, सबसे कहते हैं इसको बवासीर होगी। हालांकि हमारे पास जितने भी लोग आ रहे होते हैं
वो बाद में हम जब कोलोनोस्कोपीज या दूसरे टेस्ट वगैरह करते हैं तो पता चलता है कि बड़ी आंत का कैंसर है। तो और वो लोग बेचारे सिर्फ ये कि मुझे कब्ज था और मुझे बवासीर हो गई और उसका हकीम से इलाज करा रहे हैं। तो बवासीर कॉन्स्टिपेशन से अगर आप जोर लगा रहे हैं तो जो वेन्स हैं वो इनगॉज्ड होंगी और बवासीर बन सकती हैं। लेकिन खुदारा इसको इस तरह समझें कि अगर 50 साल से ज़्यादा हैं, इंटरनेशनली ये रिकमेंडेड है कि आप ईयरली कोलोनोस्कोपी का टेस्ट करवाएं। अगर आप कोलोनोस्कोपी नहीं करवाना चाहते तो स्टूल फॉर फीकल ब्लड, स्टूल फॉर अकल ब्लड का टेस्ट करवाएं। पता चले ज़ाहिरी तौर पे अगर खून नहीं आ रहा, केमिकली अगर आपको ब्लड स्टूल में आ रहा है तो आपने अपनी कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी है। और मार्च में हम ये करते हैं। मार्च में हमारी एक कोलोरेक्टल ऑल पाकिस्तान कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग का हम एक कैंपेन लॉन्च करते हैं। अच्छा। हाँ जी, उसमें यही बातें हो रही होती हैं कि भाई सिर्फ कब्ज नहीं है। और देखें अगर किसी को कोलन कैंसर है तो और वहाँ पे वो ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो भी तो कब्ज ही करेगा ना। और लोग ये समझते हैं कि मुझे कब्ज हो रही है, ऑल द वे अराउंड मसला दूसरा होता है। जहाँ तक रही कॉमनली आपकी बात कि कब्ज भी लोगों को होता है और उसके साथ में बवासीर भी होती है। तो जाहिर सी बात है जब आप बहुत खाते जाओगे, ओबेसिटी का शिकार होगे आप। इसका सिंपल सा टेस्ट है। अगर आप इस काबिल हैं कि आप एशियन टॉयलेट नीचे बैठ के इंडियन टॉयलेट यूज कर सकते हैं तो यू आर फिट। इफ यू आर अनएबल टू सिट डाउन इन द एशियन टॉयलेट और इंडियन टॉयलेट और यू आर ऑन द कमोड, तो इसका मतलब है आपकी लेग्स फारिग हो गई हैं, इनके अंदर कोई जान नहीं है, आप बैठ ही नहीं सकते, आप अपनी बॉडी का वेट ही बेयर नहीं कर सकते, आप उसके बाद खड़े ही नहीं हो सकते। तो आप स्क्वाट्स करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिएं, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेट लॉस करें। सिंपल सी बात है। बहुत से लोग हैं डॉक्टर साहब की ये जो कॉन्स्टिपेशन होती है इसके लिए बहुत से ड्रॉप्स भी मिलते हैं, ओवर द काउंटर मार्केट में मिल रहे होते हैं, वो भी उनका भी इस्तेमाल करते हैं कि शायद हमारी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। होता है इससे या वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है? ये जो चीज़ें हैं ना, ये जितना आप लेते जाएं इनकी डिमांड इंक्रीज होती जाती। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक सिरप ले लिया और आपने आज उसके 2 चम्मच ले लिए, तो 1 महीने बाद 3 चम्मच आपको लेने पड़ेंगे, फिर 4 चम्मच। तो लाइक इस तरह के बहुत सारे ड्रॉप्स हैं। तो फिर पहले आप 1 to 2 ड्रॉप्स पे शुरू होते हैं या 3 ड्रॉप्स पे या 4 ड्रॉप्स पे शुरू हो रहे हैं, इवेंचुअली आप 20-20 ड्रॉप्स ले रहे होते हैं और वो भी बाद में काम करना छोड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है। हमारा जो मेन वो होता है फोकस वही होता है कि आपने वाटर इनटेक, एक्सरसाइज, फाइबर, ये मेन आपकी चीज़ें हैं। फ्रूट्स रेगुलरली आप फ्रूट्स लें जिसके साथ मामला बेहतर। अब डॉक्टर साहब लोग भी तो ये कहते हैं ना, फ्रूट्स इतने महंगे हो गए हैं, महंगाई इतनी होती जा रही है, हम कैसे खाएं, कहाँ से लाएं? दवाइयाँ कौन सी सस्ती हैं? हाँ। अच्छा, दूसरा टाइमिंग का हमें बताइए कि टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो इंटरवल हमारा कितना होना चाहिए टाइमिंग का? सुबह नाश्ता कितने बजे करना चाहिए? आइडियल टाइम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप सुबह अगर उठ जाते हैं और तो सबसे पहले आपने सिर्फ यही नहीं है कि आप अपनी रफ़ा हाजात करें, उसके फ़ौरन बाद आपने एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें। और उसके बाद हमारे लाहौर में क्या होता है, लाहौर का आइडियल क्या होता है, सुबह आप उठें, इतवार वाले दिन की मैं बता रहा हूँ, और नॉर्मल भी है कि लोग घरों में नाश्ता नहीं बना रहे। एग्जैक्टली, हाँ, बाहर से खाना आता है। सीधा चने की दुकानों पे खड़े होते हैं और बाहर के नान, चने और मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे होते हैं और 12:30-1 बजे तक वो खाना दोपहर का सुबह नाश्ता करते हैं, फिर 2:30-3 बजे वो खाना भी खाते हैं। आप सोचो ना, आपने इंटरवल जो है वो कम कर दिया है और आप ज़्यादा खा रहे हैं। इफ यू आर पुटिंग मोर मनी इन द अकाउंट यू विल बी हैविंग हेल्दी अकाउंट। तो अगर आपका निकालते जाएंगे तो अकाउंट छोटा होता जाएगा। ये सिंपल सी बात। ठीक है, मतलब आप लोगों को टाइमिंग का भी खास ख्याल रखना है अगर आपने अपने मैदे का ख्याल रखना है और अपने मैदे की सेहत अगर अच्छी रखनी है। तो हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आसिफ ज़ैदी शाह हमारे साथ मौजूद है, माहिर अमराज मैदा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और स्टमक इशूज़ के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि जिस तरह के खाबे हम अब खा रहे हैं, मसालेदार चीज़ें और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे आजकल हलवा जात भी हम खा रहे हैं, उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मैदे की, उस पर हमने बात की। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
बैक टू जागो लाहौर जनाब। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, और लाहौर आजकल मुल्की सियासत का महवर बना हुआ है। सियासी पारा अपने अरूज पर है और दोनों इत्तेहादियों की जानिब से खूब जोर आजमाई की जा रही। कभी एक इत्तेहाद चाल चलता है तो कभी दूसरा। हुकूमती इत्तेहाद ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया तो अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने की तहरीक का आगाज किया। गवर्नर पंजाब की जानिब से आज शाम 4 बजे इजलास तलब कर रखा था और जनाब ये बाजी एक मरतबा फिर पलट दी गई है और स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर आइनी करार दे दिया है। स्पीकर सिफ्तैन खान ने 2 सफ़ाहात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी कर दी है और रूलिंग में कहा गया है कि स्पीकर जब तक अपने बुलाए इजलास को ख़त्म नहीं करे गवर्नर नया इजलास नहीं बुला सकता है और गवर्नर का वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्म आइन के खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के लिए नया इजलास बुलाना बहुत ज़रूरी होता है और नया इजलास बुलाने से पहले रवा इजलास का ख़त्म होना ज़रूरी है। तो स्पीकर की जानिब से मंजूर वट्टू केस का हवाला भी इस्तेमाल किया गया है जिसके तहत भी एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से पहले कम से कम 10 रोज़ वज़ीर आला को देना लाजिम है। तो ये सारा मामला है क्या, आज इजलास होगा या नहीं होगा, रूलिंग में मजीद क्या क्या नुक्ते उठाए गए हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ दुनिया मीडिया ग्रुप हसन रजा मौजूद हैं हमारे साथ। हसन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। हसन, ये जो सारा मामला चल रहा है, पॉलिटिकल सियासी महवर बना हुआ है लाहौर जो है, इत्तेहादी भी यहीं पे हैं, अपोजिशन लीडर्स भी यहीं पे हैं, तो क्या मामला है सारा, आज होने जा रहा है इजलास या नहीं होगा? देखिए, पहले तो मैं आपको खबर दे दूं कि खबर ये है कि गवर्नर हाउस में अभी इजलास जो है वो ख़त्म हुआ है। अच्छा। और उस इजलास के मुताबिक गवर्नर साहब ने ये फैसला किया है कि आज ही इजलास होगा। अच्छा, ठीक है। और हर सूरत जो है इजलास आज होगा और जो स्पीकर जिस चीज़ के हवाला जात दे रहे हैं उसको वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और उनके मुताबिक आज जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट लेंगे और उसके लिए कुछ देर में गवर्नर हाउस की जानिब से बाकायदा एक नई चिट्ठी जो है वो भिजवाई जाएगी। अगर वो भिजवा देते हैं तो उसके बाद मामला फिर गंभीर हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये मामला अब जो है वो पंजाब की सियासत में ख़ास तौर पे लाहौर को किसने कब्ज़ा हासिल करना है या किसको उतारना है, ये सिर्फ इस चीज़ की जंग चलती दिखाई दे रही है। होगा क्या, जो नज़र आ रहा है कि वो, क्योंकि गवर्नर साहब ने तो कह दिया, अब स्पीकर पंजाब असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कल इजलास हुआ था उसमें ये फैसले लिए गए थे कि स्पीकर साहब उनको ये लेटर लिख देंगे। अच्छा, और वो उस पर जो है वो स्टैंड करेंगे, फिर दोबारा लेटरबाजी शुरू हो जाएगी और जुमे वाले दिन एतमाद के वोट के हवाले से वो जो तहरीक अदम एतमाद पर जो है वो वोटिंग करवाई जाएगी। 186 नंबर जो है वो क्योंकि अपोजिशन ने पूरे करने हैं तो वो अपोजिशन पूरे नहीं कर सकेगी। फिर ये है साथ ही कुछ जो है वो इमरान खान साहब वो जो तहलील करने की समरी या लेटर है वो गवर्नर को मूव करा सकते हैं, जो कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने खान साहब को दिया हुआ। उनकी तो ये प्लानिंग थी, लेकिन कानूनी और दीगर मामला से अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि एक लेटर का, जब मैं अगर आपको एक लेटर लिख रहा हूँ आप उसका मुझे जवाब दे रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लेटर एक्सेप्ट हो चुका है। जी जी। गवर्नर ने स्पीकर को लेटर लिखा तो स्पीकर ने वो लेटर का जवाब दिया और ये कहा कि ये इस तरीके से गैर जारी इजलास में नहीं हो सकता। उन्होंने लेटर तो एक्सेप्ट कर लिया। नुकात क्या क्या उठाए गए हैं उस स्पीकर की तरफ से, और जो मंजूर वट्टू का केस जो बताया जा रहा है, वो ये कहते हैं मंजूर वट्टू का केस बुनियादी तौर पे वो ये कहते हैं कि 10 रोज देने चाहिए। अच्छा, अगर आप 10 रोज का भी हवाला अगर आप देते तो फिर आज से अगर गवर्नर साहब कह देते हैं फॉर एग्जांपल कि आप 10 रोज करें तो 10 रोज तक पंजाब असम्बली तो नहीं टूट सकती। फिर तो नहीं टूटेगी। और अगर तहरीक अदम एतमाद आ गया असम्बली फिर भी नहीं टूट सकेगी जब तक तहरीक अदम एतमाद वाला मामला हल नहीं हो पाता। यानी जो खान साहब जो फरमाते रहे कि पंजाब असम्बली अभी हम तहलील कर देंगे, वो तो होती दिखाई फिर वक्त नहीं दे रही। क्योंकि मामला जो है वो दोनों देखें, उन्होंने प्लान ए ये था कि वज़ीर आला इस्तीफ़ा देंगे, अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो दोबारा जो है वो उसका चुनाव होगा चीफ मिनिस्टर का, तो उसमें जो है वो कुछ, अब ये प्लान ए को प्लान सी पर ले गए। प्लान बी ये था कि तहरीक अदम एतमाद आएगी और प्लान बी प्लस में उन्होंने जो PDM ने बनाया हुआ था वो ये था कि हम जो है एतमाद के वोट के लिए भी गएंगे। उन्होंने दोनों ऑप्शन बैक वक्त इस्तेमाल की परसों रात को
क्योंकि उनको ये खदशा था कि खान साहब जो है वो किसी वक्त भी असम्बलियाँ तहलील करने की जो समरी उन तक पहुंची हुई है, चीफ मिनिस्टर ने उनको दी हुई है, उनकी अमानतन उनको जो है वो दी हुई है, वो वापस उनको भिजवा सकते हैं। अब लग ये रहा है कि जिस तरह ये हालात बनते दिखाई देंगे, वो लेटर होंगे, मामला फिर जो है वो अदालत में ही जाएगा, अदालत में वो उसको देखा जाएगा। फिर क्योंकि अगर देखा जाए आइन की तशरीह जो है उसने हर जो पीडीएम है वो अपने मुताबिक करती दिखाई देती है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इसकी इंटरप्रिटेशन अपने अंदाज से कर रही है। तो फिर ये इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए मामला जो है अदालत में जाएगा, उसको फिर अदालत देखेगी कि हमने इसको किस अंदाज से देखना है, या कोई पुराना जो है वो कोई फैसला, या कुछ जैसा मंजूर भट्टू वाला केस में कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है तो उसमें क्योंकि 10 रोज़ का है, यानी कुछ भी अदालत में मामला जाएगा और वो हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है कि पहले भी जब हम अक्सर जब इस टॉपिक पे बात करते हैं तो पहला जो हमजा शहबाज वाला केस था वो भी अभी पेंडिंग है, वो भी ज़ेर इल्तवा है। अगर उस पर भी जो है वो केस अगर ज़ेर इल्तवा है, अगर आ जाए तो उसमें भी एक नया पंडोरा बॉक्स खुल सकता है। किन्होंने शो करनी है, ऑपोजिशन ने या परवेज इलाही साहब ने जो है स्ट्रेंथ शो करनी है, और किसके पास ज़्यादा है? देखिए टोटल तो 371 का ऐवान होता है, उसमें चौधरी निसार साहब उनको तो आप साइड पर कर दे, 370 हो गए, तो उसमें 180 जो है 180 वो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और 10 मिला लीजिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 190 हो गए। अब 167 है मुस्लिम लीग नून के, अच्छा, ठीक और है। 7 हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 5 हैं आज़ाद, 1 राय हक पार्टी, और मेरे ख्याल एक इसका टोटल मिला के इनके बनते हैं 180। अब 10 का जो है वोटों का है जो मुस्लिम लीग काफ की है। बताया ये जाता है, जो इतलात चल रही है कि 6 वोट जो है जिसमें मुस्लिम लीग काफ के वो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनको अपने साथ मिला लिया हुआ है। तो अगर वो ये इतलात दुरुस्त है, देखिए अगर देखिए एक चीज मैं बताऊं, जरदारी साहब इतवार से आए हुए इधर, और वो जब भी लाहौर में पड़ाव डालते हैं ना तो कोई ना कोई गेम डालते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट हमें ऐसे देखने को मिलती है। और क्योंकि पहले भी जब आए थे, जब लाहौर के जिमनी इलेक्शन हो रहे थे, तो उसमें भी काफी एनए का इलेक्शन था, एनए का इलेक्शन था, उस टाइम भी उन्होंने काफी जो है वो लाहौर में जो है वो हम कब्जा तो नहीं कह सकते, लाहौर में पड़ाव डाली रखा, और उसमें उन्होंने काफी जो है वो एक्टिव रोल प्ले किया। अब वो देखिए पीपल्स पार्टी की भी एक पॉलिसी है, वो ये चाहती है कि जनूबी पंजाब में जो एक ग्रुप था, वो आपको याद है वो खुसरो बख्तियार ग्रुप जो है वो पूरा एक मूव कर गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने का टाइम आया था, तो वो इस कोशिश में लगे हुए इस तरह का कोई एक ग्रुप जो है वो बनाकर उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एडजस्ट किया जाए, उनको ले लिया जाए, जिससे उनकी पार्टी मजीद मजबूत हो सकती है। वो आइंदा आने वाले इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। उनको इस वक्त पीडीएम पंजाब का कौन बनता है, लेकिन उन्होंने अपने ताई जो कल इजलास हुआ है कि अगर हम पंजाब में वजीर आला परवेज इलाही साहब को नहीं लेते तो फिर हम किसको ले सकते, उसके लिए भी उन्होंने ऑप्शन रखे हैं, जिसमें जो है वो एक दो, जिसमें सरे फरीस जो है वो हसन मुर्तजा का नाम है। अच्छा जी। तो उनको कि हम उनको चीफ मिनिस्टर के लिए आ सकते हैं। लेकिन देखिए कितनी दिलचस्प पहलू है कि जिनके पास 7 या 10 सीटें हैं, वो पंजाब के महाज पर इक्तदार संभाले होंगे और पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे। ये तो पता चलेगा ना कि कौन अभी महाज संभालेगा। देखिए चौधरी परवेज इलाही साहब का जो इंटरव्यू था, जो उन्होंने एक निजी चैनल को दिया, वो अगर आप चैनल का इंटरव्यू उठा के देखें तो उसमें कई उन्होंने चीजों को इनडायरेक्ट और डायरेक्टली निशानदेही की है। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त जनरल फैज साहब हमारे बंदे ना तोड़ते तो हमारी सिचुएशन कुछ और होती। उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया, हमारा पेचा लगा होता। किसके साथ? पीटीआई के साथ। यानी क्या होता उस वक्त, अगर इनके पास 15 सीटें भी होती तो फिर इन्होंने कहना था चीफ मिनिस्टर हमारा हो, फिर इन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए जोर लगाना था। तो अभी भी आप देखें जो सिचुएशन बनी है, तो वो चीफ मिनिस्टर क्या अभी भी तो वही बैठे हैं ना। लेकिन मुझे लगता है चौधरी परवेज इलाही साहब के पास कोई और ऑप्शन है मौजूद कि अगर वो जिस तरह पहले नून लीगियों के साथ थे, फिर वो पीटीआई के अंदर आ गए जब इलेक्शन होना था, अब क्या कोई और ऑप्शन है? देखिए चौधरी परवेज इलाही साहब देखिए बहुत घात किस्म के और संजीदा सियासतदान है, लेकिन मोहनस इलाही साहब का भी मुस्तकबिल देखना है। अच्छा। अब वो फंसे हुए हैं कि वो किस पोजीशन पर जाते हैं। सही। देखिए आपको याद होगा जिस चौधरी निसार साहब मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब थे, फिर एक वक्त आया अब वो उनके साथ चलने को तैयार नहीं। फिर इसी तरह शेख रशीद साहब वो बहुत ही करीब थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि मेरा तो वहाँ पे मुस्तकबिल ही सिर्फ इमरान खान साहब के साथ है, मुझे जहाँ पे जितनी इज्जत मिलती है वो भी जाए तो खान साहब से मिलते हैं, खान साहब उनको जो है
मीटिंग भी छोड़ के उनको मुलाकात करने को तैयार होते हैं। तो इस तरह जो है अगर परवेज लाई साहब वहाँ पर जाते हैं, अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह उनको एक उनकी शहनशाहत है, बादशाही है और अपने डायरेक्शन पर इम्प्लीमेंट कराते हुए दिखाई देते हैं, शायद अगर ये पीडीएम के साथ जाएंगे तो पीडीएम में बड़े बड़े जो है वो शख्सियात बैठी हैं। मैं अब उनके लिए वो नाम को ये कह रहा था इस्तेमाल करना, तो उसमें आप देखें राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराना है, जवेद लतीफ़ साहब उन्होंने अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराना है, फिर इस तरह के राना मशहूद साहब, या बड़े बड़े शख्सियात हैं, फिर हमजा शहबाज का ग्रुप, मरियम नवाज का ग्रुप, फिर उसमें आ जाएंगे पीपल्स पार्टी का ग्रुप, फिर उसके साथ आप आ जाइए मौलाना फजल रहमान, ना भी कुछ हो तो उन्होंने आके बैठ जाना है कि मैं भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हूँ, मेरा भी काम करवाएं। तो ये आप देखें कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी परेशानियों के बायस बन सकता है, लेकिन मुश्किल फैसला है। अब वो देख रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब, क्योंकि वो तो जरदारी साहब के साथ पहले भी स्टैंड करते हैं और अब भी स्टैंड कर रहे हैं, और उनके साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, कल भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ, शहबाज शरीफ साहब का भी इन्हीं से राब्ते हैं, राब्ते जो है वो चलते दिखाई दे रहे, लेकिन मामला जो है काफ़ी गंभीर बन गया, वो पचीदा हो गया, खिचड़ी सी पक गई है पंजाब की सियासत में। किसी को ये एहसास नहीं है कि पंजाब में बेरोज़गारी की शरह कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी कंट्रोल हो गई है। आप ही बताती रहती प्रोग्रामों में, चैनल्स पे भी हम भी अक्सर जो है वो देखते हैं, रोटी 15 रुपए की होगी। आप देखिए जिसने 100 रुपए या 200 रुपए कमाना हो और उसके लिए कितना अजाब बन जाता है 200 रुपए कमाना, तो वो कहाँ पे जाएगा? किसी ने ये नहीं सोचा। ये सारे लड़ रहे हैं सिर्फ कुर्सी की जंग के लिए, और गरीब आवाम को इन्होंने तमाशाई बना के बैठाया हुआ है और रुल गई है। उनको किसी चीज़ का ये नहीं है कि इन्होंने हमारा क्या, सिर्फ ये अपनी महबूबा के चक्रों में, सियासत में जो कहते हैं ना महबूबा एक ढूंढी दूसरी तीसरी है, ये सिर्फ उसके चक्रों में लगे हुए और अवाम को लगाया हुआ है कि आप जो है हमारे साथ रहे। दूसरा मैं हसन आपसे पूछना चाहूँगी, पहले पीटीएम कहती थी कि खान साहब ऐलान करें असम्बलियाँ तहलील करने का, हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, आम इंतखाबात में जाएंगे और इनको हराएंगे। अब जब तहलील करने का मौका आया, इन्होंने अदम एतमाद ले आए, एतमाद का वोट ले आए, तो क्यों नहीं अवाम में क्यों नहीं जाना चाहती पीटीएम? क्या वजह है? देखिए उस टाइम इनका ग्राफ सिचुएशन कुछ और था। अच्छा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती थी कि खान साहब ने 3.5 सालों में कुछ नहीं किया। अच्छा। तो वो उस सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। नो डाउट जो है वो खान साहब खुद ये बात को तस्लीम करते हैं कि उस टाइम मेरी पोजीशन वो नहीं थी कि मैं इलेक्शन में जा सकूं, इसी वजह से वो इलेक्शन करवाने से घबरा रहे थे। सही। वो इंतखाबात वो फिर आखिरी वक्त में वो इलेक्शन की तरफ उन्होंने काम असम्बलियाँ तहलील कर देते, इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी तब्दील ये हुई कि खान साहब बाहर आए, उन्होंने बयानियाँ लिया। आप देखिए माजी में मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जिसने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लिया वो बयानियाँ मकबूल हुआ। कोई साहब कोई सी तारीख उठा के देख, तो खान साहब ने शायद उनको जो उनके पीछे जो खिलाड़ी थे उन्होंने उनको जेल में बैठाया या क्या उन्होंने वो लिया। इस टाइम उनकी मकबूलियत कुछ 70% पे तकरीबन जो सर्वे परसेंट आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही, मैंने खुद भी इस चीज़ों के सर्वे किए। आप अंदाज़ा करें अब पीडीएम फंस गई है, वो इस जहाँ पर फंसी हुई दिखाई देती है कि उनके पास सबसे बड़ा महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, मईशत कंट्रोल नहीं हो पा रही, हमारे रिजर्व 6.7 पर पहुँच गए। हम बातें करते थे बांग्लादेश की, क्योंकि 35.7% जो है वो उनके रिजर्व है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई मईशत को कंट्रोल करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए प्लान नहीं है। और उसके लिए प्लान के लिए शहबाज शरीफ साहब आए रोज अपनी मुआशी टीम को ये कहते हैं कि आप प्लान लेकर आए, आवाम को रिलीफ देने। भाई आपकी टीम है, आपने बनानी है, आपके जो है वो मातहत वुज़रा हैं, आपके मातहत ब्यूरोक्रेसी है, वो आपसे कोई प्लान ही नहीं बन पा रहा। सारे इस मामलात को छोड़ के नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ सियासी महाज पर सरगर्म दिखाई देते हैं, केसेस ख़त्म कराने पर जो है वो सरगर्म दिखाई देते हैं, अपने प्रोटोकॉल के लिए, अब उनके कैसे उनके लाना है, कौन से हल्के में क्या पोजीशन बनानी है, उन पर फोकस रखते हैं। नवाज शरीफ का भी बोला जा रहा था कि शायद जनवरी में वापस आने का ऐलान है, कोई है प्लान? वो तो ऐसी है ना जैसा वो ईद के चांद का ऐलान होता था कि आज आ जाएंगे, तो वो चांद नजर नहीं आता, लेकिन वो आते वही है कि जो तारीख होती है। अब वो उसी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कब आएंगे। अभी भी बताया जा रहा है कि शायद जनवरी में आए, जो है अभी लतीफ़ साहब, जवेद लतीफ़ साहब तो कह रहे दिसंबर के इख्तिताम पर आएंगे, कभी 15 तारीख थी, फिर बढ़ती चली गई। अब जो है ये फैसले होते रहते हैं।
अब वो तो सियासतदान है, वो देखे कि कब सिचुएशन उनके लिए बेहतर होगी तो उस वक्त अच्छा, पाकिस्तान दूसरा हसन, एक ये बड़ा सवाल उठ रहा था कि खान साहब तारीख पे तारीख देते जा रहे थे असम्बलिया तहलील करने की, कोई कन्फर्मेशन नहीं हो रही थी। अगर खान साहब ने असम्बलिया तहलील करनी होती तो वो कर देते, लेकिन वो जो वफाकी हुकूमत को या बाकी लोगों को एक रूम दे रहे थे कि वो आके मुज़ाकरात कर सकें या जो बेनिफिट्स है वो उसके ऊपर बात की जा सके, तो ऐसा भी कुछ था या नहीं? सिर्फ अंदर के मामलात ही नहीं उनके ठीक हो पा रहे थे पीटीआई और काफ लीग में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने सबसे बेहतरीन कार्ड उस वक्त खेला जब वो रावलपिंडी में जलसा करने गए। ठीक है, अगर वो चाहते तो वो पूरी अपनी फौज, वो लाख सवा लाख जितने भी वो दावा करते हैं वो पड़ाव लेके डाल वो के, इस्लामाबाद हाँ, की तरफ जलसा जा कर सकते सकते थे, वहाँ पे हालात ख़राब हो सकते थे। हम्म। उन्होंने बेहतरीन रोल प्ले ये किया, जो उन्होंने जमहूरी होने का हक अदा किया, कि उन्होंने वहाँ पर गुंजाइश पैदा की, ठीक है, कि आप आएँ मुज़ाकरात करें, ठीक है, वरना हम तहलील, हम इस्तीफ़ों की तरफ जा रहे हैं। इनडायरेक्ट उन्होंने इशारा दे दिया, डायरेक्ट भी इशारा दे दिया। यहाँ पर आए मुज़ाकराती टीम पीडीएम इतनी संजीदगी दिखाई नहीं दी, सही, तो उनको अपने लाले पे पड़े हुए हैं कि हमारी सियासत जो है वो दफन होने जा रही है अगर हमने ये इन हालात को बेहतर ना किया, मुआशी हालात को, बेरोज़गारी को, अवाम को रिलीफ ना दिया, पेट्रोल कम कर दिया निचली जगहों पर, अभी भी आप जो है कि उसके असरात मुरतब नहीं हुए। इस पर भी एक सवालात उठते हैं, इस पर एक अलग बहुत कई घंटों की बहस हो सकती है। आप ये देखिए, खान साहब ने वो अच्छा कार्ड खेला, फिर उसके बाद फिर इन्होंने अच्छा रोल प्ले किया, इसके बावजूद उन्होंने सैटरडे को जो ऐलान किया उसमें भी गुंजाइश पैदा की कि आप आए मुज़ाकरात करें, आप मुज़ाकरात करें। इन्होंने कोई मुज़ाकरात करने के लिए वो तैयार नहीं है। सही। खान साहब तो अपने वोटर्स की नज़र में, जो उनके हार्डकोर वोटर्स हैं, अब आप भी हो सकती, कोई भी हो सकता है, वो तो खान साहब के साथ खड़े, बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं कुछ भी हो जाए खान साहब के साथ, हम तो खान साहब के साथ खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि खान ने अपना कार्ड दुरुस्त खेला। जो उन्होंने कहा, जो वो अवाम के नब्ज को हाथ रखते हुए जो फैसले ले रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त चलते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नून लीग वाले परेशान है कि वो तो बेहतरीन खेलते जा रहे हैं, खान साहब अपना काम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद वो खान साहब सरप्राइज देंगे, क्योंकि वो अपनी पोजीशन वीक नहीं होने देंगे। मतलब उनके पास और भी प्लान हैं कि जिनके ऊपर वो अमल दरामद कर सकते हैं। और आज का जो इजलास है जनाब, जिसमें एतमाद का वोट लिया जाएगा, उस पर भी अभी इब्हाम मौजूद है कि जो गवर्नर की जो रूलिंग, स्पीकर की तरफ से जो रूलिंग आई है कि गवर्नर के उसको फैसले को गैर आइनी करार दिया गया है, तो वो आज का दिन पता चलेगा कि शाम 4 बजे ये इजलास मुनक्किद होगा या नहीं होगा। उसके बाद पता चलेगा कि इक़्तिदार में कौन आता है। तो हमारे साथ जनाब हसन रज़ा मौजूद है, डेप्टी ब्यूरो चीफ हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के। हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और सियासी मंजरनामे के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि जो दिन ब दिन बदलता ही जा रहा है, तो आज क्या सूरत हाल बनने वाली है वो हमें शाम को पता चल जाएगी। आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्क की मौशी सूरत हाल और उसके हमारी ज़िंदगी पर असरात के हवाले से। जहां पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, वहीं महंगाई ने प्राइवेट सवारी रखना भी मुहाल कर दिया। और पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज की जानिब से पैदावार में कमी के साथ साथ आइंदा चंद हफ्तों में कुछ रोज़ के लिए प्लांट्स बंद करने के ऐलानात भी हमारे सामने आए। और पाकिस्तान में काम करने वाली कई कंपनीज की जानिब से नई गाड़ियों की बुकिंग भी बंद कर दी गई है, जबकि पहले से जो बुक गाड़ियां थी उनकी हसूल के लिए, उनकी डिलीवरी के लिए भी बहुत से जो लोग हैं, सारिफीन हैं, उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी जानिब गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफे के बायस रवा माली साल में गाड़ियों की सालाना बुनियादों पर मजमूई फ़रोख्त में 39% कमी रिकॉर्ड की गई। और माली साल 2022 और 23 के पहले 5 महीनों में गाड़ियों की फ़रोख्त 66,458 यूनिट्स तक महदूद रही, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में 1,08,635 यूनिट्स थी। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेड गाड़ियों की दरामद में 58.48% की कमी वाक़ई हुई है। और एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि ऑटोमोटिव की दरामदात की मौजूदा रकम $89,659 है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के दौरान अगर देखा जाए तो $2,15,947 थी।
तो पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना क्यों मुहाल होता जा रहा है? पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है? और सेकंड हैंड गाड़ियों की कीमतें क्यों आसमान तक पहुंच रही हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियो मौजूद हैं सुनील सरफराज मंच हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं। सुनील, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपने खैरियत? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सुनील, ये प्रोडक्शन यूनिट्स, बहुत सी कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज जिन्होंने बंद करने का ऐलान किया है, क्या वजह है? क्यों ये प्रोडक्शन यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं गाड़ियों के? अच्छा, देखें स्टोरी ये है कि ये स्टोरी अभी शुरू नहीं हुई, आजकल ज़रा एकदम से दोबारा आ गई है मीडिया में एकदम। ये स्टार्ट हुआ था इस साल मई में। और रीज़न ये थी कि स्टेट बैंक ने जो एलसीज जो थी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जिसमें सीकेडी किट्स जिनको बोलते हैं आप, कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स, वो आती हैं, फिर आप यहाँ से गाड़ी उसकी बनाते हैं, तो उसकी जो कंटेनर्स थे या एलसीज थे उसको खोलने पे पाबंदी लगाई हुई थी। हमारे पास डॉलर की कमी थी, तो उन्होंने कहा कि जी एक जो है ना मई से लेके तकरीबन आप समझिए जून तक उन्होंने एलसी खोलने नहीं दी। अच्छा। सामान पोर्ट पे पड़ा रहा। और ये अभी एक कंपनी ने अनाउंस किया 10 दिन की प्रोडक्शन जो क्लोजर है, इससे पहले भी काफ़ी कंपनियां कर चुकी हैं और 15-15 दिन महीने के अंदर वो ऑफ करते रहे। रीज़न बीइंग उनके पास अगर जो है सामान बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए सामान नहीं है, तो वो फैक्ट्री को चला के क्या करेंगे। और उसकी रिपरकशन ये है कि मार्केट के अंदर जो सप्लाई है, जैसे अभी अब आप बता रही थी फिगर्स, तो एक तो ये कि डिमांड साइड से भी कमी आई है क्योंकि अच्छा। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, महंगाई हो गई है। उसके अलावा दूसरी साइड पे प्रोडक्शन के अंदर भी कमी आई है, बिकॉज सामान है ही नहीं बनाने के लिए। और ये सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं है। अच्छा। अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री देखें तो मोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि जो लोकल प्रोडक्शन शुरू हुई थी उनके भी एलसी जो खुलने की वजह से मसाइल हैं, तो उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी और इसमें भी आएगी। अच्छा, अभी ये जो अगर प्रोडक्शन यूनिट्स बंद होते हैं, जिस तरह आप भी बता रहे हो कि ये मई से ये सिलसिला शुरू है, तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे? अभी तक तो देखें जो ऑटो इंडस्ट्री है उन्होंने किसी को ले ऑफ नहीं किया, बल्कि अच्छा। मैं कल ये देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, बट सूनर और लेटर अगर आप इस पर से पाबंदी नहीं हटाएंगे तो वो करना पड़ेगा। मोबाइल इंडस्ट्रीज का मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 3-3.5 हज़ार लोग ऐसे हैं जो ले ऑफ हो चुके हैं ऑलरेडी। बिकॉज अगेन वो मोबाइल भी जो इम्पोर्ट होनी सीकेडी किट वो यहाँ पे आके बनना है, तो जब रॉ मटेरियल नहीं है तो वो लोगों को हायर करके क्या करेंगे? नहीं तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? उनके पास स्टॉक मौजूद है या वो भी कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं? नहीं, देखिए अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट एनी फेल जितने भी प्लेयर्स हैं सब ने ही विद टाइम जो है, किसी ने 15 दिन, किसी ने 5 दिन के ऑल्टरनेट वीक पे चला रहा है। और अगर यही सूरत हाल रहेगी तो सबको ही बंद करना पड़ेगा। मतलब किसी के पास चलें हो सकता है स्टॉक ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो, बट मई से लेके अब हम दिसंबर में बैठे हैं तो ऑलरेडी मीन 6-7 मंथ्स। इसका मतलब है कि आगे भी बहुत से प्रोडक्शन यूनिट बंद होने के इम्कान जाहिर किए जा सकते हैं। बिल्कुल है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बट हमारे मुल्क में जो है ना ज़्यादा चीज़ इस पे जोर है कि किसने किसकी टांग खींचनी है, किसने किसको गिराना है। नोबडी इज़ कंसर्न कि इंडस्ट्री को क्या हो रहा है लॉन्ग टर्म। ये मतलब बड़ा फैशनेबल सी बात है, हम लोग कहते हैं जी डॉलर ख़त्म हो गया, मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, तो हम उसके बारे में कर क्या रहे हैं? आर वी क्रिएटिंग जॉब्स? और जो यानी जो लोग ऑलरेडी जॉब पे थे हम तो उनकी भी जॉब खींच रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इट्स नीड अटेंशन। गवर्नमेंट का जो भी इदारा है जिसने इसको देखना है, स्टेट बैंक को देखना है, एलसीज को खोलना है, नहीं देखना। फिर अगेन प्रेफरेंसेस की बात है, मतलब आपको ये मतलब आई माइट साउंड के मैं बड़ा नेगेटिव आदमी हूँ, लेकिन इस टाइम पे तो आपके मुल्क के पास प्याज टमाटर जो है वो क्लियर कराने के लिए पैसे नहीं है। तो इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट में मेरा ख्याल है ऑटो इंडस्ट्री नीचे आती है। तो गाड़ियों की कीमतें क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं? डॉलर के साथ इसको लिंक किया जाता है कि डॉलर जिस तरह बढ़ेगा बाकी चीज़ें भी डॉलर के साथ लिंक की जाती है कि डॉलर की उड़ान ऊंची है तो बाकी भी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये भी है कि डॉलर जितना ऊंचा जाएगा गाड़ियों की कीमतें भी उतनी जाएंगी ऊपर। अनफॉर्चुनेटली येस, बिकॉज गाड़ियों की जो मेन प्रोडक्शन की जो आप बता रहे हैं ना, जो कंपोनेंट्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं, वो डॉलर्स में आते हैं। जब वो डॉलर ऊपर जाता है वो और ऊपर चले जाते हैं। और फिर जो भी सूरत हाल है उसमें अभी अगर मई से सामान पड़ा हुआ है पोर्ट पे, अगर आज क्लियर भी हो जाएगा तो ना सिर्फ उन्होंने ड्यूटी देनी है, बल्कि जो पोर्ट के डैमरेज चार्जेस होते हैं, जिसको आप समझ लें कि एक रेंट है उस जगह का, वो भी उन्होंने देना। तो उस लिहाज की जो सूरत हाल है उसमें होगा ये कि ना सिर्फ ये कि आने वाले कस्टमर को तंग हो जो ऑलरेडी पैसे दे के बैठे हुए हैं, जब वो कंपनी के पास जाएंगे वो कहेंगे जाएंगे गवर्नमेंट से पूछ लें, हमारे पास तो गाड़ी बनाने के लिए नहीं। लेकिन इस साल सुनील बहुत ज़्यादा ऊपर टैक्सेस बढ़े हैं गाड़ियों के, मतलब जिन्होंने पहले से ही ऑलरेडी बुक करवाई हुई थी, जब वो लेने जाते थे या बुकिंग के पैसे देने जाते थे, फिर 15 दिन बाद उन्हें पता चलता था कि बढ़ गए हैं, पैसे बढ़ गए हैं, तो वो जितना उनका बजट था उससे बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया हुआ था। उसमें 2-3 चीज़ें, एक तो देखें डॉलर फैक्टर है, डॉलर की वजह से ऊपर चला गया। दूसरा फिर गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगाए, एक विद होल्डिंग टैक्स तो पहले था उसको डबल कर दिया है। खामोशी से गवर्नमेंट जो है ना वो लोगों की जेब से निकालती है। तो विद होल्डिंग टैक्स डबल कर दिया है। देन देयर इज अ सीवीटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स, वो लगा दिया गया। अच्छा। तो वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा। उसकी वजह से भी लोगों की जो खरीदारी है उसमें फ़र्क पड़ा है कि लोग अब नहीं खरीद पा रहे हैं, लोगों की रीच से आउट होगी। और मार्केट में सूरत हाल ये है कि पहले आपने सुना होगा गाड़ियों के ऊपर आप भी अगर प्रोग्राम करते हो कि जी बड़ा ऑन है, गाड़ी महंगी मिलती है, ये इस टाइम पे गाड़ी आपको ऑफ पे मिलती है। मतलब आप गाड़ी बुक कराने जाएं तो महंगी है, हाजिर ले लेंगे तो सस्ती है। और यही सूरत हाल आपको अगले 1-1.5 साल में भी नजर आएगी।
क्योंकि लोगों की क़ुव्वत खरीद में नहीं है, कस्टमर ले नहीं सकता ही नहीं है, नई गाड़ी नहीं ले सकता। देखें आपकी मेरी इनकम पोस्ट कोविड बड़ी तो नहीं है, नहीं बिल्कुल, डॉलर महंगा हो गया है, हम जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं सब चीज़ें महंगी हो गई, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम फॉर एवरी कमोडिटी अवेलेबल कम हो गई है। तो इसीलिए गाड़ियों का भी यही है कि डिमांड जो है वो कम हो गई है। और अगर ये आप 2-3 साल पहले जाएं, जब भी आप प्रोडक्शन फिगर्स बता रही थी गाड़ियों की इंडस्ट्री के, उसके बावजूद एक्सेस डिमांड थी, गाड़ियाँ ऑन पे बिकती थी। बिल्कुल। आज प्रोडक्शन कम है फिर भी एक्सेस डिमांड नहीं, गाड़ी ऑफ पे बिक रही है, क्योंकि लोगों के पास, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि रोटी खाने के पैसे नहीं तो गाड़ी कहाँ से लेंगे। अच्छा, ये तो नई गाड़ी पे हमने बात की है ना कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड एक तो कम होती जा रही है क्योंकि प्राइस बहुत हाई है। जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं उनकी भी प्राइसेस बहुत हाई हैं, वो भी नहीं हम लोग खरीद सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगेन देखें, जब आप नई नहीं खरीद सकते तो आपके पास सब्स्टिट्यूट क्या है, आप यूज़ पे जाते हैं। जब आप यूज़ पे जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को फिर होता है कि उसकी डिमांड बढ़ गई, जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसकी लोग प्राइस हाई करते हैं। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग जो है ना गाड़ियों को दे सी एज अ प्राइस बॉन्ड। आपके पास भी अगर होगी तो आप कहेंगे कि मेरी महंगी होती है, दूसरे की ना हो। तो जो सेलर है उसका एक माइंडसेट ये है कि जी नई गाड़ी महंगी है तो मेरी भी बहुत महंगी होनी चाहिए, और एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू तो बहुत ही रीच से बाहर है। फिर जब ज़्यादा लोग उस छोटी कमोडिटी के पीछे जा रहे हैं, अगेन सप्लाई डिमांड की बात है, सप्लाई कम है, लिमिटेड है ना, यूज गाड़ी तो जितनी आई थी यूज उतनी है, नहीं तो यूज नहीं आ रही। तो उस यूज गाड़ी को लेने के लिए जब ज़्यादा लोग आ रहे हैं, नई वाली मार्केट से भी लोग इधर आ रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो फिर क्या सब्स्टिट्यूट क्या है लोगों के पास, अगर वो क्या कर सकते हैं, किस तरह खरीद सकते हैं? सब्र और शुक्र कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं सियासतदान हूँ तो मैं आपसे कहूँ कि बिल्कुल मिल जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो। देखें, ये एक ऐसा नारा है कि जो हम अक्सर सुनते हैं कि जी गरीब के उसमें बाहर, अब तो गरीब के आप तो मिडिल क्लास भी गाड़ी नहीं ले सकते। तो आप सिंपल सी बात है, तो उसके लिए यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, वॉक करें, साइकिल पे आ जाए। अब तो खैर मोटरसाइकिल भी बड़ी महंगी है, तो इसलिए मैंने वॉक और साइकिल का आपको मशवरा दिया। तो खुद क्यों नहीं हम कोशिश करते कि जनाब हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पे बने और हम खुद तैयार करें अपनी गाड़ियाँ? मतलब अपना ब्रांड भी हम लोग लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, बाहर जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं हम उन्हीं के सहारे रहते हैं। इंपोर्ट पे हमारा जोर रहता है कि वो लोग हमें भेजेंगे या बाहर से इसके कंपोनेंट्स आएंगे गाड़ियों के, तभी हम उसको असेंबल कर पाएंगे। देखिए, उसमें अगर आप इंडस्ट्री को समझें, किसी भी इंडस्ट्री को, तो उसमें प्रोडक्शन ऐसी होती है कि जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतनी आपकी कॉस्ट कम होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे हमसाये ममालिक से लोग बड़ी करते हैं कंपैरिजन कि फलानी जगह वो गाड़ी इतने की है, हमारे इतनी है। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ जो है ना वो इस तरह है, हर रोज़ चेंज होती है। एक दिन पता लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ी हलाल है, अगले दिन पता लगता है वो हराम हो गई है, फिर पता लगता है जी 3 साल पुरानी गाड़ी खुल गई, फिर 5 साल खुल गई है। तो ऑटो इंडस्ट्री नहीं चल सकती ऐसे, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो उसमें लोकल बात करें कि हम नारे लगाएं कि जी हम मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बना लेंगे, आप कैसे बनाएंगे? आपने एक इंडस्ट्री लगाई है, आपको पता लगता है कि जी 1 साल बाद एक और पॉलिसी चेंज हो गई है, फिर 3 बार पता लगता है कि स्टेट बैंक ने एलसी नहीं खोलने दे रहा। तो ऐसी एनवायरनमेंट में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंडस्ट्री चल सकती है, मतलब लोकल इंपोर्टेड कोई भी। मैं तो आई फील एम्पैथी फॉर द पीपल जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई हुई है कि वो लगा के फंसे में, मतलब अब वो ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, रेवेन्यू भी नहीं है, एग्जिट नहीं कर सकते, प्लांट लगाए हुए हैं, बनाने के लिए सामान नहीं है, तो क्या करेंगे? अच्छा, तो आप लोग गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश नहीं करते कि इन चीज़ों को हल किया जाए लोगों की सहूलत के लिए? देखिए, हमारी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो मेरे और आपके लिए इस तरह सोचें। वो अपनी जो है ना, कोई अपनी असेंबली बचा रहा है, कोई अपनी हुकूमत बचा रहा है, और उनको उसके फॉर्मूले सारे पता होते हैं कि रात 12:01 पे ये करेंगे तो ये हो जाएगा। नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट की पब्लिक। और ये वैसे भी वो कहते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये बड़ी लिमिटेड सी मार्केट है, वोट लेने होते हैं तो जिनके पास जाना है वो तो गाड़ी बेचारे अफोर्ड नहीं करते, तो वो आपके और मेरी इस बात के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, जापानीज़ गाड़ियों के हवाले से बड़ी बात की जाती है कि वो अब पाकिस्तान में नहीं आती, उसकी वजह से भी फिर जो गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं, ये भी एक रीज़न है? देखिए, अगेन वही मैं बता रहा हूँ, जैसे पॉलिसी है ना, पहले एक ज़माने में था कि 3 साल पुरानी गाड़ी आ सकती थी, फिर 5 साल हुई, फिर मुशर्रफ साहब का दौर आया, 10 साल पुरानी खुल गई। तो जब वो एज अ गवर्नमेंट टूल यूज़ करती है जापानीज़ गाड़ी को टू आप मैनिपुलेट करने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरर को कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इंपोर्ट खोल देंगे। आप इंपोर्ट पॉलिसी चेंज करते रहते हैं हर 10 साल बाद, और ऑटो इंडस्ट्री जो है वो फिर रोती रहती है कि जी आपने हमें काम ही नहीं करने दिया। तो जापानीज़ गाड़ी का जो एक लव हेट रिलेशन है ना इसके साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो ऑटो मैन्युफैक्चरर वो चलता रहता है। आजकल जो है जापानीज़ गाड़ी या कोई भी यूज गाड़ी इंपोर्ट करना, मैं और आप एज अ पाकिस्तानी वैसे भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये पॉलिसी जो है सिर्फ एक्सपैट के लिए, जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी है वो अपने घर वालों को बैगेज है, गिफ्ट है या ट्रांसफर रेजिडेंस में गिफ्ट कर सकते हैं, बट उसके प्रोसीजर को टाइट किया गया है ताकि ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं इनकी जो प्रोडक्शन है वो भी कोई ख़रीदे। तो इस वजह से जापानीज़ गाड़ी भी नहीं आ रही है। अच्छा, बहुत से लोग हैं सुनील जो फौरी तौर पर पैसे दे के गाड़ी नहीं ख़रीद सकते हैं, वो बैंक के थ्रू लीज पर गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, और बैंक की तर्ज पे ही बहुत से लोग हैं, प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं अपनी कंपनीज खोल के कि हम लोग भी आपको इसी तरह लीज पे गाड़ी देंगे, लेकिन उनकी जो कह लें कि शराइत जो होती है बैंक की निस्बत थोड़ी सी रिलैक्सेशन वाली होती है, तो उसके वाले से क्या कहेंगे कि वहाँ से ख़रीदना भी मुनासिब होगा? नहीं, देखिए, एक तो पहली बात ये है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं दे आर इलीगल।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आप वेबसाइट पे जाएं, जो लिस्टेड कंपनीज या मुदारबा कंपनीज हैं जो कि गाड़ियाँ फाइनेंस कर सकती हैं या मुदारबा पे दे सकती हैं, उसके अलावा अगर आप किसी भी दुकान से, किसी भी शख्स से, मेरे से गाड़ी ले रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ जी इतनी किस्तों पे ले लें, तो वो इलीगल काम है। उसमें आप एट डिसएडवांटेज हैं, वो किसी भी टाइम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। और अक्सर ये फ्रॉड होते रहते हैं कि जी आप डाउन पेमेंट दे दें, उसके बाद पता लगता है कि वो 100 बंदों से डाउन पेमेंट लेके दुकान बंद करके दूसरी गली में खोल ली। तो ये तो बेसिकली अपने आप के साथ खुद धोखा करा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जो अगेन दूसरी साइड पे स्टेट बैंक ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी उसके मुताबिक अब गाड़ी लीज़ कराना भी जो है मुश्किल हो गया। एक तो टोटल एक्सपोजर जो है फाइनेंसिंग का वो 3 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है कि जो आपकी किस्त बनती है वो आपकी इनकम से 50% ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उस तरह के रूल्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो इस तरह गाड़ी लीज करना भी पहले से मुश्किल हो चुका है। इसमें भी अब रिलैक्सेशन नहीं है और आगे और भी ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। अगर आपने गाड़ी लीज भी कराई थी और 2 साल पहले कराई थी तो जो आपकी माहाना किस्त है वो बढ़ गई है। और लोगों की अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आपका ये इंटरेस्ट रेट और ऊपर जा रहा है, तो उस लिहाज से भी वो लोगों के लिए फिजिबल नहीं है। ठीक है। तो मुझे बताइए कि जो अगर सेकंड हैंड गाड़ी के हवाले से मैं बात करूं तो बहुत से लोग पूछते हैं अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है कि हमें पता हो कि गाड़ी ठीक है अगर हम इसको खरीद लें। अच्छा, पाकिस्तान में जो है ना एक और भी मज़े की बात है, गाड़ी के अलावा उसकी डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा। मैंने एक गाड़ी खरीदी थी तकरीबन आज से महीना पहले, और वो गलती से रजिस्टर्ड थी चागी में। अच्छा। तो मैं चागी की रजिस्ट्रेशन की बुक ले लेके पूरे पाकिस्तान में फिरा हूँ, तो हर बंदा परेशान है कि जी इसको चेक कैसे करना है। उसके इंपोर्ट के पेपर वो 80s की है, वो कहते हैं जी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे एक उर्दू की टर्म यूज़ होती है मुश्तरी होशियार बादशाह। तो सबसे पहले आपने अपने आप को खुद बचाना है। अच्छा। गवर्नमेंट का कोई इदारा जब आप ले रहे होंगे, वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, आपको कुछ नहीं करके देगा, लेकिन जब वो आपकी गाड़ी पकड़ लेगा कि तो फिर ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है कि जी आप इसको प्रूफ करें, अदरवाइज के इसका जो रिकॉर्ड मौजूद है। ये एक अजीब सी बात है। तो गाड़ी लेने से पहले सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन खुद चेक करें। अच्छा, उसके बाद गाड़ी को चेक करें। हमारे यहाँ पे एक जनरली एक ना रॉन्ग कंसेप्ट बना हुआ है कि जी गाड़ी का पेंट जेन्युइन होना चाहिए। आपने भी देखा होगा लोग आते हैं उसको ठोक कर बजा के चेक कर रहे होते हैं कि ये कैसी है। आई डोंट थिंक वो इतना मैटर करता है जितना उसका लीगल स्टेटस और उसकी रोड वर्दीनेस मैटर करती है। तो और अब मेरा ख्याल है विद टाइम लोगों को ये बात अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि क्योंकि ऑब्वियसली जितने पैसे हैं उसमें ऐसी चीज़ आ सकती है, नहीं तो आ नहीं सकती। तो लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलाइज़ करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि गाड़ी जो है बेसिकली वो मतलब चलाने के लिए ले रहे हैं आप, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए, उसका रोड वर्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप ये कहेंगे जी वो पेंट जेन्युइन में थी या नहीं थी। लेकिन इलीगल गाड़ियाँ भी तो चलती है ना, नॉन कस्टम पेड भी गाड़ी, मतलब अफगानिस्तान से पंजाब में भी आती है, मतलब पाकिस्तान आती है और यहाँ पर भी चल रही होती है, तो उनका कैसे पता चलेगा? देखिए, नॉन कस्टम गाड़ी जो है वो भी एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को अट्रैक्शन दी जाती है, हाफ द प्राइस से भी कम पे होती है। बट मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि वो आप अपने पैसे सारे डुबो देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जब भी गाड़ी ले रहे हो, मैंने पहले भी आपसे कहा, जो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। रेलिवेंट इदारों लोग तो लालच में आके कर लेते हैं ना कि हमें हाफ से भी कम प्राइजेस में मिल रही हैं, तो चलो कोई नहीं, एक सवारी तो होगी। लालच भी है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें कोई मासूमियत होती है, उनको पता होता है। तो जिस तरह हम पूरे मुल्क में हम ये बात करते हैं कि टैक्स चोरी करना बुरा है, रिश्वत देना बुरा है, तो ये भी उतना ही बुरा है। बिकॉज जो नॉन कस्टम गाड़ी होती है उस पर एसेंशियली आपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया होता है, आपने उस पर ड्यूटी नहीं दी होती। तो अगर आप बिलवतन पाकिस्तानी है जो हम सारे क्लेम करते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, उसका भी कोई पता चल सकता है कि किस तरह की मतलब बहुत से लोग हैं मतलब जिनकी गाड़ियाँ चोरी भी हो जाती हैं, फिर पेंट उनका न्यू किया जाता है, बहुत सी चीज़ें उनकी चेंज कर दी जाती हैं, तो उनके हवाले से भी हमें बताइए कि अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो वो कैसे चेक करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ अगेन बॉइल्स डाउन टू जो डॉक्यूमेंट आपको वो दे रहे हैं। एक तो तकरीबन जितने भी एक्साइज हैं वो सारे ऑनलाइन है, आप उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नंबर डाल के कि ये गाड़ी वही है, मैच कर रही है कि नहीं कर रही। फिर रेलिवेंट इदारे गवर्नमेंट ने बनाए हुए जिसमें आप डिफरेंट जगह पे जाके चेक कर सकते हैं कि भाई इसकी गाड़ी के अगेंस्ट कोई थेफ्ट रिपोर्ट तो नहीं है। इंपोर्ट अगर हुई हुई गाड़ी, इंपोर्टेड गाड़ी है, तो आप पोर्ट पे जाके उसके पेपर्स देके चेक करवा सकते हैं एटलीस्ट कि वो वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं। बिकॉज आपको कई लोग मिलेंगे वो उन्होंने ऐसे ऐसे जाली कागज़ बनाए होते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि इतनी जालसाजी कैसे हो सकती है। बट अगर आप उसको रेलिवेंट जगह पे लेके जाएं, वहाँ से टेस्ट कराएं, अगर तो वो टेस्ट हो जाए तो वो होता ही है कि लोग टाइम बचाने के चक्कर में रहते हैं। मैं आपके पास गाड़ी लेने आया, मुझे बहुत जल्दी है कि बस ठीक है दे दें। तो आपने तो फ्रॉड अगर कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप तो कहेंगे अच्छी बात है ले जाओ, और जब ले जाओ उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। अगले दिन लोग पहचानते नहीं हैं, लोग जगह बदल लेते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, आपका हार्ड अर्न मनी है, यू डोंट हैव टू थ्रो इट अवे। अच्छा, पेंट के हवाले से मतलब लोगों की मेंटालिटी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा इसका ओरिजिनल पेंट नहीं है, इसके ऊपर दोबारा से रिन्यू पेंट किया गया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो वर्थ कम हो जाती है, पैसे भी कम मिलेंगे। तो ये क्यों मानते हैं? मतलब वो भी पेंट अच्छा हुआ होता है, ओरिजिनल से भी अच्छा हुआ होता है, तो ये मेंटालिटी क्यों है हमारी कि हमारी उसकी कीमत कम हो जाएगी? उसकी मेंटालिटी अगेन इसलिए कि वी आर अ लो ट्रस्ट सोसाइटी, और हुआ ये कि ओवर ईयर्स हम लोग जो है सच बोलना पसंद नहीं करते,
और हम लोगों से झूठ बोलते हैं और लोगों के साथ कई दफ़ा ऐसे फ्रॉड हुआ है कि जी किसी ने कहा जी पेंट हुई भी एक्सीडेंट नहीं थी, बाद में जब वो बेचने जाते हैं तो पता लगता है एक्सीडेंट निकल आई। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेंटेड कार एंड एक्सीडेंटेड कार, और यही हम अब लोगों को बताने की कोशिश करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के साथ भी कि पेंट होने में बुराई नहीं है, एक्सीडेंट होकर पेंट होने में बुराई है। अच्छा। जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उसकी रोड वर्दीनेस अगर इफेक्ट हो गई है, उसका मेन फ्रेम खराब हो गया है, उसके पिलर्स खराब हो गए और खुदा ना खास्ता वो आपको अगर आप सड़क पे दोबारा लेके जा रहे हैं तो वो रोड वर्दी नहीं है, उसकी जो है स्टेबिलिटी वैसे नहीं, तो फिर तो गलत है। अगर ऐसे ही है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, कोई जाते हुए स्क्रीच मार देता है, या यहाँ पे हमारे यहाँ पे बच्चों को जीरो काटा खड़ी हुई गाड़ी पे खेलने का शौक है और आप अपनी गाड़ी का पेंट अच्छा लग रहा है, आप उसको रीस्प्रे करा दें, इट्स आई थिंक इट्स बेटर। बट ये विद इन ईयर्स जो है अब चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पहले ये था कि जी बस जेन्युइन होनी चाहिए, बेशक वो स्त्री जैसी क्यों ना हो, अब चेंज हो रहा है। फिर भी रीज़न ये है कि लोग जो है रीपेंटेड पेंट को कहते हैं कि यार ये एक्सीडेंट हुई थी तभी रीपेंट होगा, बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं है मेरे पे, तो उस वजह से लोग जो है ना वो कोशिश करते हैं कि जेन्युइन पेंट ही होना चाहिए। ठीक है जी, बट मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ होना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चेक करना चाहिए कि गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो, अब उसकी रोड वर्दीनेस चेक कर ले। बाकी रीस्प्रे हुआ तो अच्छी बात है, उसने पैसे खर्च करके उसकी सूरत हाल बेहतर की। हाँ, उसकी सूरत हाल, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करके आपको वो दे रहा है। सुनील सरफराज मंच हमारे साथ मौजूद थे। सुनील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जनाब प्रोडक्शन यूनिट्स के हवाले से खासतौर पर जो गाड़ियों के प्रोडक्शन यूनिट है वो बंद होते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा बंद होता जा रहा है, और ये जो सूरत हाल है ये मज़ीद भी बिगड़ सकती है। तो जनाब मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।